तो फिल्म की शुरुआत रशियन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर से होती है, जो कि भारतीय बॉर्डर के नज़दीक था। यहाँ बच्चों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने का रिसर्च चल रहा था। यहाँ जेठा नाम का एक सब्जेक्ट यानी कि बच्चा सुरक्षा तोड़कर भाग निकलता है। उसके पीछे बहुत सारे रशियन सोल्जर्स पड़ जाते हैं, मगर जेठा भागते हुए एक मालगाड़ी पर चढ़ जाता है क्योंकि उसके पास कुछ सुपर पावर्स थीं और सोल्जर्स उसे आसपास ढूंढते रहते हैं। गुड्स ट्रेन में जेठा कोयले से एक स्केच बनाता है जो कि फ्रांसिस का था, पर गेटअप आधुनिक दिनों का नहीं लग रहा था। आज के ज़माने में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता। खैर, फ्रांसिस गोवा में एक बाउंटी हंटर्स का काम करता था, यानी जिस क्रिमिनल को पुलिस नहीं पकड़ पाती उन्हें पुलिस बाउंटी हंटर्स को पैसे देकर पकड़ने को कहती थी। फ्रांसिस का कोल्ट नाम का एक साथी भी है। ये दोनों मिलकर एक क्रिमिनल को बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। फिर जब वो उस क्रिमिनल को अपनी गाड़ी में बिठाकर कमिश्नर के पास ले जा रहे होते हैं तो दूसरी गाड़ी से एंट्री होती है एंजेला और उसके असिस्टेंट की। वो लोग आकर हाय कहते हैं, जिसका जवाब वो क्रिमिनल दे देता है। उसी वक्त वो एक चैन फेंककर उस क्रिमिनल के हाथ को लॉक कर लेती है और अपनी गाड़ी में खींचने लगती है। पर उन्हें नहीं पता था कि फ्रांसिस ने पहले से उस क्रिमिनल के पैर में जंजीर बांध रखी है। अब वो क्रिमिनल हवा में लटकते हुए आगे का सफर करता है, क्योंकि ना तो फ्रांसिस उसे छोड़ने के मूड में था और न ही एंजेला। दोनों उसे फिर घसीटते हुए कमिश्नर के पास ले जाते हैं और कमिश्नर से झगड़ने लगते हैं कि इस क्रिमिनल को मैंने पकड़ा है, इसलिए 5 लाख का जो इनाम है वो मुझे मिलना चाहिए। कमिश्नर जब क्रिमिनल से पूछता है कि तुम्हें किसने पकड़ा है तो वो फ्रांसिस का नाम लेता है, पर जब एंजेला उसे धमकाती है तो वो पलटकर कहता है कि मुझे एंजेला ने पकड़ा है। इस तरह से कमिश्नर को समझ नहीं आता कि पैसे किसे दे, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, तुम दोनों आपस में 5 लाख बांट लो। पर इसके लिए भी दोनों तैयार नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे दोनों जानी दुश्मन हैं, मगर ऐसा नहीं था। 1 साल पहले तक दोनों लवर्स थे और इनके बीच में काफ़ी अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप था, पर अब ये दोनों एक दूसरे के तगड़े कंपटीटर हैं। फ्रांसिस जिसे भी पकड़ने जाता है, एंजेला अंत में बीच में टांग अड़ा देती है और इनाम के पैसे खुद लेना चाहती है। कमिश्नर अपने अगले टारगेट के बारे में फ्रांसिस और एंजेला को अलग अलग बताता है कि तुम्हें अब जितू नाम के गुंडे को पकड़ना है, मगर याद रहे कि तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर उसके बदन से एक भी खून का कतरा बहा तो उसका बड़ा भाई कंबूटा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए फ्रांसिस जितू को पकड़ने के लिए खूब तैयारी करता है। वो इधर उधर भागता है, बाकी के गुंडों से लड़ाई करके जितू का पता लगाने की कोशिश करता है। वहीं एंजेला आराम से चिल करती है, बॉडी मसाज वगैरह लेती है, जिससे एंजेला के असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता कि एंजेला जितू का लोकेशन पता लगाने के लिए कोई मेहनत क्यों नहीं कर रही। ऐसे आराम से चिल करके हम जीतू को कैसे पकड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में फ्रांसिस और कोल्ट जीतू को पकड़ने के लिए एक बोट पे होते हैं, जहां जीतू नशे में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ सो रहा था। कोल्ट जीतू को लड़कियों के ढेर से निकलने की जब कोशिश करता है तो वो अपनी एक इम्पोर्टेड गन कोल्ट की ओर पॉइंट कर देता है, जिसे कोल्ट लेना चाहता है। तब बीच में फ्रांसिस आता है और गन की छिनाचपटी होने लगती है। इस दौरान गोली चल जाती है और जीतू की मौत हो जाती है। फटक से फ्रांसिस दूर खड़ा हो जाता है और इस बारे में कोल्ट को नहीं पता होता। वो अपने हाथ में गन को देखकर सोचता है, चलो ये गोल्डन गन मेरी हो गई। पर जब फ्रांसिस उसे बताता है कि जितू तो मर चुका है और गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो अब जितू का भाई कंबूता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर तो कोल्ट की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि हम तो बोट पे हैं और हमें किसी ने देखा भी नहीं है, चलो ना हम चुपचाप खिसक लेते हैं। पर जब ये दोनों जाने लगते हैं तो इन्हें बोट पे जेठा दिखता है। वो तो एक बच्चा है। यही समझकर फ्रांसिस और कोल्ट याच में बैठकर भागने लगते हैं। पर जब फ्रांसिस पलटकर उस बच्चे की ओर देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उस बच्चे की आंख में फ्रांसिस को आक्रोश दिखती है। अगले दिन कोल्ट भागते हुए आता है और बताता है कि कल वाला लड़का एंजेला के घर पे है और वो हमारी स्केच बना रहा है। इसीलिए फ्रांसिस जेठा को अगवा कर लेता है, मगर रास्ते में जेठा के मुंह से झाग निकलने लगते हैं, जिससे डर कर फ्रांसिस उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जेठा की कई सारी मेडिकल टेस्ट होती हैं, जिससे डॉक्टर दंग रह जाते हैं। वो फ्रांसिस को भी बता देते हैं कि इस बच्चे के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की गई है। कल आपको बच्चे को वापस हॉस्पिटल लाना होगा ताकि हम ब्रेन स्पेशलिस्ट को इसे दिखा सकें।
नेक्स्ट सीन में फ्रांसिस जेटा को लेकर अपने घर आता है। घर पे जेटा वॉल पे एक अजीब सी ड्राइंग बना देता है, जिसे देखकर फ्रांसिस को अपनी पास्ट लाइफ की विजन्स आने लगती है। इसके बाद वो बच्चा फ्रांसिस का हाथ अपने सर पे रखता है, जिससे उस बच्चे से पास्ट कनेक्शन की झलक भी फ्रांसिस को दिखाई देने लगती है। फिर आधी रात में जेटा को भूख लग जाती है, इसीलिए फ्रांसिस और कोल्ट जेटा को उसी वक्त रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं। वहां खाने के तुरंत ही बाद एंजेला और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। कोल्ट हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि हम जहां भी जाते हैं, एंजेला तुम वहां कैसे आ जाती हो? तब फटाक से एंजेला फ्रांसिस के हाथ में हैंडकफ लगा देती है और कोल्ट को बताती है कि तुम्हारे गले में जो चेन है वो मैंने ही गिफ्ट किया था ना, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है। इसी वक्त कंबूता भी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आ जाता है। वो जेटा पे गन पॉइंट करता है। तभी जेटा को ढूंढते हुए रूसियां आ जाते हैं। वो वहां पे काफी बमबारी करते हैं और जेटा को वैन में लेकर भागने लगते हैं। तब किसी तरह से फ्रांसिस अपने हाथ को खोलता है और उनके पीछे भागने लगता है और सीन यहीं पे साल 1070 में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि फ्रांसिस के पास्ट लाइफ में, जहां रोमन किंग भारत को जीतने के लिए अपने 25,000 सैनिक के साथ समुद्र के रास्ते आ रहा था। सबसे पहले उनकी नज़र पंच द्वीप पे पड़ी, जिनका नाम था मंडैयारू, वेंगाडू, मुक्काडू, अर्थी और पेरदुमाची। इन पांचों द्वीपों पे रहने वाले कबीले की अपनी अलग अलग खासियत थी। मंडैयारू के लोग पानी के जहाज वगैरह बनाने में कुशल थे और वो समुद्री व्यापार में एक्सपर्ट थे। वहीं वेंगाडू की जंगल बर्फ से ढके हुए थे और यहाँ के लोग जड़ी बूटी से दवाई बनाने में एक्सपर्ट थे और ये काफ़ी अच्छा औजार भी बनाते थे। मुक्काडू के लोग विशाल हाथियों की पूजा करते, ये शिकार करने में एक्सपर्ट थे। वहीं अर्थी में लोहे के पहाड़ थे। यहाँ के लोग अपने पूजे जाने वाले पेड़ को खून से सिंचते हैं, यानी यहाँ के लोग बहुत लड़ाकू टाइप के थे। वहीं पेरदुमाची में बहुत ही ज्यादा हरियाली थी और वो अग्नि की पूजा करते थे। रोमन्स ने एक बंजारे को अपने साथ मिला लिया था, जिसका आना जाना इन पांचों द्वीपों पे लगा रहता था। इसके बदले उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलने वाले थे। सबसे पहले रोमन्स पेरदुमाची द्वीप को अपना निशाना बनाते हैं, इसीलिए वो बंजारा मंडैयारू द्वीप के कोडू नाम के एक आदमी से हाथ मिला लेता है। कुछ सोने के सिक्कों के लिए कोडू अपने पांचों कबीले को धोखा देने को तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले हमेशा की तरह अपनी पत्नी बच्चे के साथ पेरूमाची जाता है। वो उनके लिए भेंट में मछलियां ले जाता है और पेरूमाची के मुखिया से कहता है कि रोमन्स सैनिक को जहाज बनाने में पेरूमाची के लोगों की मदद चाहिए। मुखिया को शक होता है कि इस काम में तो मंडैयारू के लोग माहिर हैं, तो फिर तुम हमसे मदद क्यों मांग रहे हो? इस पर कोडू कहता है कि हमारे द्वीप के लोग 500 जहाज बनाने के लिए काफ़ी नहीं हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ये सुनकर मुखिया अपने 100 योद्धाओं को कोडू के साथ भेजने को राजी हो जाता है। अपने गांव से बहुत दूर जंगल में आने के बाद कोडू अपने आदमियों को आवाज़ लगाता है और वो लोग बाहर आकर पेरूमाची के लोगों से लड़कर उन्हें मार देते हैं और उनके हाथ काटकर रोमन्स को दिखाने के लिए जमा कर लेते हैं। दरअसल कोडू ने रोमन्स के साथ डील की थी कि पेरूमाची के लोग बहुत ही सूरवीर हैं, उनसे डायरेक्ट फाइट करके तो आप नहीं जीत सकते, इसलिए मैं धोखे से पहले ही उनके 100 योद्धाओं को मारकर उनका हाथ लाकर आपको दिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद कोडू वापस से पेरूमाची आता है और मुखिया से कहता है कि क्या आप और 100 लोगों को मेरे साथ भेज सकते हैं ताकि काम जल्दी पूरा हो जाए? तो मुखिया हाँ कर देता है। पर जब कोडू इस बार 100 योद्धाओं को लेकर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में एक योद्धा रुककर कोडू से पूछता है कि ये जगह रेस्ट करने के लिए सही है ना? कोडू कुछ समझ नहीं पाता, तो फिर एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यही योद्धा पिछली बार भी कोडू के साथ जा रहा था। पर जब इसने देखा कि कोडू ने हमें धोखा दे दिया है तो उसने खुद से अपना हाथ काटकर कटे हुए हाथों की ढेर में फेंक देता है और खुद मरे हुए लोगों की ढेर में जाकर सो जाता है ताकि कोडू को लगे कि उसका काम पूरा हो चुका है। पर कोडू और उसके आदमियों के वहां से जाने के बाद वो वापस अपने द्वीप पे आ गया था और उसने कोडू की कड़वी सच्चाई मुखिया के बेटे कांगुआ को बता दी थी। प्रेजेंट में हाथ कटा योद्धा ढोल बजाकर कांगुआ को बुलाता है और हम देख पाते हैं कि कांगुआ कोई और नहीं बल्कि 2024 के फ्रांसिस का पास्ट है। अब कांगुआ और उसके साथ मिलकर कोडू और उसके साथियों से लड़ाई करते हैं और उन्हें मार देते हैं, मगर कांगुआ कोडू को बंदी बनाकर वापस अपने साथ अपने द्वीप पे लाता है।
जहां सारे परुमाची के लोगों के सामने कंगुआ कोडू की सच्चाई बताकर सबके सामने उसे आग से जलाकर राख करने वाला होता है। मगर कोडू की बीवी बच्चे को नहीं पता था कि कोडू विश्वासघात कर रहा है। वो सच्चाई जानने के बाद भी रहम की भीख मांगते हैं, क्योंकि कोडू का बेटा पूर्वा अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो उनके बिना नहीं रह पाएगा। और दोस्तों, पूर्वा कोई और नहीं बल्कि जेता का पास्ट था। तो आगे कोडू जिस द्वीप से बिलोंग करता है यानी मंडैयारू, वहां का मुखिया भी कोडू को सजा देने के लिए आ जाता है। वो तो रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसका कहना था कि कोडू के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चों को भी जला दो, क्योंकि धोखा उनके खून में है। आज नहीं तो कल वो भी धोखा जरूर देंगे। पर इस बात से कंगुआ इत्तेफाक नहीं रखता। उसका मानना था कि सजा सिर्फ दोषी को ही मिलनी चाहिए। वो कोडू को आग के हवाले कर देता है। ये देखकर कोडू की पत्नी कंगुआ के पास आती है और कहती है कि भाई, मेरे बेटे की हिफाजत करना। वो उसका हाथ कंगुआ के हाथ में रखकर खुद आग में कूदकर अपने पति के साथ मर जाती है। जिसके बाद कंगुआ पूर्वा को सबके सामने गोद ले लेता है, यानी उसे अपना बेटा घोषित कर देता है। आगे कुछ बच्चे पूर्वा को ये कहकर बुली करते हैं कि इसका बाप तो गद्दार था। तब कंगुआ उन बच्चों को समझाता है कि गद्दारी खून में नहीं होती, हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग होता है। तब वो बच्चे पूर्वा को एक्सेप्ट करके उसके साथ खेलने लगते हैं। कंगुआ बाकी बच्चों के साथ साथ पूर्वा को भी लड़ाई के दांव पेच सिखाता है। दूसरी ओर बंजारा रोमन्स से जाकर कहता है कि आर्थी द्वीप का मुखिया उथिरन हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि परुमाची और आर्थी द्वीप में पुराना बैर है। उथिरन के 3 बेटे हैं, अरिकालन, आंसन और थुप्पन। इसीलिए रोमन किंग जाता है उथिरन के पास और बंजारा उथिरन को फायदा बताता है कि आपके दुश्मन परुमाची का खात्मा भी हो जाएगा और आपको ढेर सारा सोना भी मिलेगा। यही सही मौका है परुमाची को खत्म करने का। इसके बाद वही बंजारा जाता है कंगुआ के पास और कहता है कि रोमन्स और उथिरन एकजुट हो गए हैं। कंगुआ, तुम्हारे पास तो अब ज्यादा योद्धा भी नहीं बचे हैं। अगर तुम लोग युद्ध किए बिना ही हार मान लोगे तो तुम्हारे बच्चे और लोग जिंदा रह पाएंगे, वरना वो भी मर जाएंगे। मगर कंगुआ सर झुकाने को तैयार नहीं होता। वो युद्ध करना चाहता है, पर उथिरन कहता है कि नहीं, हम उन्हें छल से मारेंगे। परुमाची के लोग युद्ध से पहले अपने सारे हथियार साइड में रखकर अग्नि की पूजा करते हैं और फिर पवन कुंड में स्नान करने जाते हैं। योजना बनती है कि हमारी सेना पेड़ पे चढ़कर उनके आने का इंतजार करेगी और उनके आते ही उन पर अचानक हमला कर मार डालेगी। नेक्स्ट सीन में रात भर कंगुआ और उसके लोग अग्नि की पूजा करते हैं और सुबह होने से पहले ही वो स्नान करने के लिए पवन कुंड की ओर जाते हैं। लेकिन तभी उथिरन के लोग उन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इस वक्त कंगुआ के लोगों के पास हथियार था नहीं, इसीलिए कंगुआ पेड़ की मोटी तने की मदद से उनसे फाइट करता है। वो रुथिरन के मंझले बेटे आंसन के तलवार से ही आंसन को मार डालता है। इसके बाद कंगुआ पूर्वा से कहता है कि भागकर मेरा तलवार लेकर आओ। जब तक पूर्वा तलवार लेने जाता है तब तक कंगुआ निहत्थे ही उथिरन के लोगों से लड़ता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उथिरन के तीसरे बेटे थुप्पन हथियार लेकर कंगुआ को मारने के लिए आ रहा था। तभी दौड़कर पूर्वा कंगुआ का तलवार लेकर आ जाता है, मगर वो तलवार कंगुआ को देने के बजाय उसके सीने पर उतार कर अपने पिता की मौत का बदला लेता है। मगर फिर भी घायल होने के बाद भी वही तलवार निकालकर कंगुआ थुप्पन को जान से मार डालता है। अपने काम को अंजाम देने के बाद तो पूर्वा वहां से भाग चुका था। मगर पेरिमाची के लोगों का कहना था कि गद्दारी करने के लिए जैसे पूर्वा के बाप कोडू को जलाया गया था, वैसे ही पूर्वा को भी जलाकर राख कर दिया जाए। मगर कांगुआ ने दिल से पूर्वा को अपना बेटा मान लिया था, इसलिए वो सबसे बगावत करता है कि नहीं, कोई भी पूर्वा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके नज़र में उसके पिता सही थे और वो अपने पिता के हत्यारे को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर कांगुआ पूर्वा से वादा करता है कि एक बार मैं रोमन का काम तमाम कर दूं, उसके बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मगर पेडुमाची के लोग आग से न जल पाने के बाद पूर्वा को काला जंगल जाने की सज़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि काले जंगल में जाने के बाद किसी न किसी तरह पूर्वा मरेगा ही, क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर वगैरह रहते थे। तब कंगुआ कहता है कि मैंने पूर्वा की माँ को वचन दिया था कि मैं पूर्वा की जान की हिफाजत करूंगा, इसीलिए पूर्वा के साथ साथ मैं भी काला जंगल जाऊंगा। कबीले के लोग कंगुआ को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो बात नहीं मानता
और पूर्वा के साथ काले जंगल में चला आता है। यहाँ आए दिन पूर्वा की जान खतरे में जाती रहती है और कंगुआ अपनी जान पर खेलकर कभी मगरमच्छ से उसकी जान बचाता है तो कभी जहरीले पेड़ पौधों से। साथ में रहते रहते और कंगुआ की इतनी फिक्र करने से कंगुआ और पूर्वा का बंधन मजबूत होता जाता है और पूर्वा के दिल से कंगुआ के लिए नफरत खत्म होती जाती है। दूसरी ओर उथिरन के दोनों बेटे मर चुके थे, जिससे उसका मूड तो खराब था ही, ऊपर से रोमन्स को लग रहा था कि उथिरन कोई काम का नहीं है, इसलिए वो अपने सोने के सिक्के वापस मांगता है। तब गुस्से में उथिरन रोमन किंग और उसके खास लोगों को ही जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है मुख्य युद्ध के दिन। उथिरन अपने 500 लड़ाकू लोगों को साथ लेकर हमला बोल देता है। तब कंगुआ जंगल को गुलेल की तरह इस्तेमाल कर उन पर आग की बारिश कर देता है। कई जगहों पर उसने जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह बंधे रखे थे, जिन्हें वो उथिरन के योद्धाओं के ऊपर गिरा देता है, जिनकी जहर से उनका काम तमाम हो जाता है। कई जगह चट्टानों को गिराकर भी वो अपने दुश्मनों का खात्मा करता है। तब एक आदमी पूर्वा को जाल में फंसाकर उथिरन के पास जहाज में ले जाकर भाग जाता है और इसी के साथ मूवी वर्तमान में शिफ्ट होती है। फ्रांसिस के दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम पहले ही घायल हो चुके हो, उस लड़के को जाने दो, उसे बचाकर तुम्हारा क्या फ़ायदा। मगर फ्रांसिस को उस लड़के से अपना पुराना नाता याद आ गया था, इसलिए वो कोल्ट के गले से ट्रैकर वाला चैन छीनकर उस गाड़ी पर फेंक देता है जिससे जेठा यानी पूर्वा को ले जाया जा रहा था, और फिर वो गाड़ी से उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां से जेठा को एयरक्राफ्ट में डालकर रूस ले जाया जाने लगता है। तब फ्रांसिस भी उस एयरक्राफ्ट में चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजे पर ही लटक जाता है और रूसी उस पर हमला करके किसी तरह उसे नीचे गिराना चाहते हैं। मगर तभी फ्रांसिस को अपना अतीत याद आता है कि कैसे उथिरन ने पूर्वा को रस्सी से समुद्र में लटका दिया और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां पूर्वा को खाने के लिए पागल हुई जा रही थीं। तब पूर्वा की रस्सी का एक छोर कंगुआ ने पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। तब उथिरन ने कंगुआ पर जानलेवा हमला किया। पूर्वा को समझ आ गया था कि अब तो मेरे और कंगुआ में से एक की ही जान बच सकती है। कंगुआ ने तो मेरी कई बार जान बचाई है, अब मेरी बारी है। इसलिए पूर्वा अपनी रस्सी काटकर समुद्र में गिर जाता है और तुरंत ही वो मछलियों का खाना बन जाता है, जिससे कंगुआ को बहुत गुस्सा आया और उसने उथिरन को ही जान से मार डाला। यही सब याद करके वर्तमान में फ्रांसिस अपनी सारी हिम्मत लगाकर एयरक्राफ्ट के अंदर जाता है और रोमन्स से लड़ाई करके उन्हें जान से मार डालता है और फिर जेठा की जान बचा लेता है। इसके बाद फ्रांसिस और जेठा दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सीन अतीत में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि उथिरन का एक और बेटा जॉट है, वो किसी रखैल के पेट से पैदा हुआ था, इसलिए उसे बेटे का दर्जा नहीं दिया गया था। मगर उथिरन की मौत के बाद वो भी अपने बाप की मौत का बदला कंगुआ के खून से लेना चाहता है। इसके बाद ही वो अपने पिता की राजगद्दी पर बैठने का प्रण लेता है। वहीं सीन वर्तमान में शिफ्ट होती है तो हमें पता चलता है कि उथिरन का तीसरा बेटा ही जेठा के पीछे पड़ा हुआ है। उसने ही रूसियों के साथ मिलकर जेठा के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की थी और अब वो जेठा के साथ साथ फ्रांसिस तक भी पहुंचना चाहता है, क्योंकि फ्रांसिस तो जेठा को लेकर गायब हो चुका था और साथ ही जेठा अब अपने सुपर पावर्स धीरे धीरे कंट्रोल करने आने लगा था। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि जेठा अपने पावर्स से बस अपने हाथ के इशारे से कई सारी गाड़ियों को हवा में उड़ा रहा है और इसी के साथ ये मूवी दूसरी पार्ट का अंदेशा देकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें